जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 2 ही है और पार्ट इसका क्या कौन सा है भाई? 2। भाई यही वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे थे। अब ना हम जरा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? अच्छा, एक्सट्रैक्ट सुनिएगा क्या होता है। एक होता है जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दो स्टेटमेंट्स होती हैं। ये देखें, अभी हमने अकाउंटिंग साइकिल ड्रॉ किया था। हमने कहा था सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर्स होते हैं। क्या होता है भाई? लेजर्स, जिसे टी अकाउंट कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं लेजर की। हम कौन सा डिस्कस करते हैं भाई? उसके बाद ट्रायल बैलेंस। जो लेजर का क्लोजिंग होता है वो इधर जाता है। मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं, मैं इधर आ रहा हूं भाई। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनती है जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। सही है। फिर उसके बाद भैया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, फिर ये बनती है भाई। इसके अंदर 3 हेड्स आ रहे होते हैं, इसके अंदर 2 हेड्स होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस इधर आते हैं, और एसेट्स जिसके अंदर करंट और नॉन करंट दोनों हैं। फिर उसके बाद भैया कैपिटल। फिर उसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, करंट और नॉन करंट दोनों। सही है। अच्छा जी, अब भाई अब हमने ये सारी की सारी चीजें तो नहीं बनानी, हमने तो एक्सट्रैक्ट बनाने। एक्सट्रैक्ट कहते हैं रेलिवेंट, जो चीज हम कर रहे हैं उससे रेलिवेंट चीज जो होगी। ये चैप्टर है IAS 16। इससे जो रेलिवेंट चीजें होंगी ना, जो प्रॉफिट और लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है, हम सिर्फ वो बनाएंगे। ओके भाई, सही है ना? पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने नहीं बैठ जाना, डेटा ही नहीं है मेरे पास। और ना ही पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, वो बनाने बैठ जाना है। क्यों? मेरे पास डेटा ही नहीं है। अब मुझे बताएं, हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है नॉन करंट एसेट, ये प्लांट। एक है हमारे पास एक्सपेंस, और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताएं जी, एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में क्या जाएगा? कौन सा कौन सा कौन सा? रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन जी। 2008 भाई, ये याद रखिएगा, जब आप बहुत सारे सालों के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं तो जो सबसे रिसेंट वाला होता है वो सबसे इधर आ रहा होता है, फिर उससे पुराने वाला, फिर उससे पुराने वाला, नवा, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना। सही है। नवा के मतलब होता है नया। जो रिसेंट साल होता है, जो लेटेस्ट होता है, वो सबसे पहले आएगा। ओके जी। और जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो हमेशा सबसे पुराने वाले से शुरू करेंगे। ये हमेशा बात याद रखनी है। सबसे पहले 2008 वो पहला साल है, फिर 9, फिर 10 पे आएंगे। भाई देखे ना, पहले एंट्री 2008 की है ना मैंने, फिर 2008 को पहले मुकम्मल किया, फिर मैंने पोस्टिंग की टुवर्ड्स लेजर। सही है जी। अब मुझे बताएं 2008 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? आप इधर से भी देख के बता सकते हैं, और इधर से भी 9375 जी, 9375। अब मुझे बताएं प्लांट कितना है, नॉन करंट एसेट कितने का है? नॉन करंट एसेट। अगला सवाल आप समझ गए हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, 9375। ओके जी, बताएं बुक वैल्यू कितनी है? ये देखे ना, ये लिखी हुई है 40625। एक साल के एक्सट्रैक्ट बन गए भाई, एक साल के एक्सट्रैक्ट्स बन गए। अगले साल की डेप्रिसिएशन बता दें। अगले साल की डेप्रिसिएशन 12,500। ये इधर देखें। अच्छा, इधर देखें जरा, एंट्री को पढ़ते कैसे हैं लेजर के अंदर। जर्नल एंट्री को पढ़ने का तरीका देखें। ये प्लांट का अकाउंट है, प्लांट के डेबिट साइड भी कुछ चीज आ रही है। प्लांट डेबिट, रेफरेंस वाला जो अकाउंट है वो क्रेडिट। नहीं, प्लांट डेबिट। अगली बात सुनना जरा, मुझे बताना जरा, मैं भी सीखता हूं ना आपसे।
ये प्लांट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, प्लांट क्रेडिट। और भाई ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। लिख लें इस बात को, लिख लें मुनहमिर भाई, लिख लें। देयर इज नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। भाई एंट्री से मतलब जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, सही है? ओके, देयर इज नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। अच्छा भाई 2009 की बता दें, ऐसे पढ़ते हैं, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है भाई, ये है प्लांट का अकाउंट, ये किसका है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और ये किसका है? जी बताएं जी, एंट्री इधर एंट्री कैसे पढ़ते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, रेफरेंस वाला इधर हो भाई, इधर ये अहम बात है। अब आप आए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, कोई एंट्री नहीं होती भाई, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, हम दूसरे साल पे हैं। ये है जी ये वाला अकाउंट क्रेडिट और ये रेफरेंस वाला, ये समझ आई जर्नल एंट्री कैसे पढ़ते कैसे हैं इसे? ये वाला अकाउंट क्रेडिट और रेफरेंस वाला, जी बताएं जी दूसरे साल का एक्सपेंस बताएं डेप्रिसिएशन का। ओके भाई क्लोजिंग, सॉरी मुझे बताएं अगले साल के 2009 के एंड पे नॉन करंट एसेट कितने का? देयर इज नो चेंज, नो एडिशन, देयर इज नो एडिशन इन 2009, सो द बैलेंस रिमेन सेम। जी बोलें भाई कितना? और अब मेरी बात सुनना, और भाई अब एक साल की नहीं करनी है, क्यूमुलेटेड का मतलब होता है सारे सालों की, सही है? ये देखें हसनैन कासिम 21875, जी बताएं जी बुक वैल्यू 28 बंदे आएंगे लिखने के लिए, लिखना भाई, मेरा भी दिल करता कोई मेरी जगह आए लिखे, मैं बोलूं बस, उधर जाकर बैठूं जरा शशका शुष्का मारूं, लेकिन मजबूरी है भाई, नहीं कर सकते ऐसे। लिख रहा हूं ना मैं साथ साथ, लिखना भाई। अगले साल भाई इधर तक ओके भाई, ओके अगला साल मुनहमिर ना कर ऐसे ना कर। अच्छा कॉल आई है, सुन ले, बताया नहीं वो क्लास होती है इस टाइम, और FAR1 बड़ा अहम, उनको बताओ क्लास है ये। टेक्स्ट पढ़ रही हो ना सरद नाम से, वो स्टेटस लगवाते हैं बच्चों से, तो वो स्टेटस लगाओ, क्यों नहीं लगाया तुमने? मुर्शद की बात मान के चलते हैं भाई। अच्छा जी 2010 का बताओ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 2010 10 10 10 10 जी 12,000। एंट्री कैसे पढ़ते हैं भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है क्यों? जी मेरे भाई बताएं। आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज कॉल मी लेटर, आई एम डूइंग CA, प्लीज मीट मी आफ्टर, आई विल डू CA, व्हाट विल बी द डेट, व्हेन उनका कोई पता नहीं है कौन सी डेट है, विल का भी कोई पता नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा। जी भाई देखें, ये देखें भाई, ये देखें तीसरे साल के एंड पे भी एसेट कितने का है भाई? एसेट में जब चेंज ही कोई नहीं आया तो सेम ही रहना है ना, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो चेंज आ रहा है। मैंने अभी तो बताया आपको कि ये बढ़ती जाती है, फलती फूलती है। जी आप बताएं भाई। सर क्या 2 सालों के बाद हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नया अकाउंट बनाया करेंगे?
ओ भाई मेरे जगह का मसला था इसलिए मैंने बनाया, एक ही अकाउंट रखें आप, चाहे 10 सालों का बनाएं। जी भाई आपका रजिस्टर है, आपको नहीं इंशाल्लाह होगा, वो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज, सही है। 15 स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जी ओके। भाई जर्नल एंट्री हमने की, हमने लेजर बनाना सीखा, हमने अब एक्सट्रैक्ट बनाना भी सीख लिए, ओके। कोई मसला, कोई मसला जी मुनहमिर, कोई मसला मसला तो नहीं, चलो अच्छा जी। भाई नोट कर लें ज्यादा अच्छा है, पिक के लिए फिर मसला होगा। भाई पिक ले लिया करें, चीजें सेव रहती हैं, लेकिन प्लीज नोट किया करें, नोट कर लो शाबाश, साथ साथ नोट करते जाया करें। हाँ जी ठीक है, एडमिन पिक ले लो इसकी। अच्छा बात सुनो, ये सारे की पिक आनी चाहिए इस पूरे क्वेश्चन की, वो भी क्वेश्चन 2 है ये भी, ये सारे की पिक ले लो। जी भाई अब थोड़ा सा आगे चलूं, आगे से ये नहीं कि बाहर जाऊंगा, इधर ही मतलब क्वेश्चन आगे। अच्छा भैया ये वाला क्वेश्चन सर बात सुने, ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज होमवर्क में कीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 बहुत आसान है, बस हाथ में चीजें बैठ जाएंगी, स्पीड बनेगी। पेपर में ना एक मसला आता है बच्चों को कि पेपर पूरा नहीं होता, उसकी रीजन है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस पेपर पूरा नहीं हो रहा होता, सही है ना। 70, 75, 80, तो जितना पेपर ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने पास होने के चांस भी ज्यादा होते हैं ना। हमने 50 मार्क्स लेने हैं, अगर 90 का अटेम्प्ट करेंगे तो 40 नंबरों की गुंजाइश है कि गलतियां की जा सकती हैं, 40 नंबर की। अगर हम वैसे तो एक बच्चा भी स्टूडेंट मिला उसके 55 मार्क्स हैं, कितने हैं 55, तो वो 55 मार्क्स से पेपर पास है उसका। वो पेपर के बाद आया था और कहता सर कि 55 का किया है तो पेपर पास में। मैंने कहा यार वैसे लग तो यही रहा है, लेकिन कहता जितना किया ना उतना सही है, आप कहेंगे मैं मिलवा भी दूंगा। कहते जी जितना किया सर उतना सही है। उनका चलें अल्लाह पे यकीन करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, और वो पास हो गया 55 का करके। आप कहेंगे मैं मिलवा दूंगा 55 का। और पिछली अटेम्प्ट में 56 मार्क्स का एक स्टूडेंट थी, वो फीमेल थी, उन्होंने 56 का किया था और वो पास हो गई थी। लेकिन भाई ये बेंच मार्क नहीं है, ये एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कि सर मैंने भी सिर्फ 56 का मैथ नहीं हुआ। भाई देखिए ना 56 का मतलब है 6 नंबर की गलती करने की गुंजाइश है आपके पास, सही है ना। कोशिश करनी जितना ज्यादा पेपर करें, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी पेपर उतना ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, बात सुनिएगा जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, इसमें सर उसने रेट दिया हुआ है, उसने क्या किया है, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होना है। मैं करता हूं, मैं बाकी कर ले, मुझे वर्किंग कर लेने दें बस, बाकी तो ये लेजर शेजर तो आप बना ही लेंगे ना, मैं वर्किंग करता हूं। भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैं वर्किंग करने लगा हूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की वर्किंग। सी लॉ की क्लास है जी, इधर और भी किसी की क्लास है सी लॉ की? क्वेश्चन नंबर सॉरी इधर तो 1 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, इधर आएगा क्वेश्चन नंबर। जी भाई इसकी वर्किंग कर देता हूं, बाकी तो आप इंशाल्लाह बना लेंगे। कहता जी आतिफ भाई हैज परचेज एन एसेट ऑन 1 मार्च 2004, सॉरी 1 अप्रैल फॉर ₹50,000। भाई एक डेट को हाईलाइट कर लें और एक करें सर हाईलाइट अमाउंट को। कहता है ओ तेरी खैर रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है एंड
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25% स्ट्रेट लाइन। ईयर एंड बता दें भाई। अब बात सुनिएगा, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उसमें बताएं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट है या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट है भाई। ठीक है, बुक जो है उसके अंदर सही कर लें इस फॉर्मूले को, जो भी बुक है आपके पास क्रिस्टन वाली उसमें इसको सही कर लें फॉर्मूले को। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट है। जी इधर आए भाई वापस, बताएं जी कॉस्ट इतनी है भैया जी। भैया पेज नंबर है 260, सुबह तो 260 था, आज भी वही है, अब भी वही है भाई, और पुरानी किताब में किसी ने 256 बताया था। अच्छा, वो मैं करवा देता हूँ, मैं करवाता हूँ, इधर आओ पहले जी। कॉस्ट बताओ कितनी है 1 अप्रैल 2004 पे? 50,000 के 50,000 जी। इधर आए भाई, फॉर्मूला लगवाओ, मल्टीप्लाई बाय सेम और सेम मुनहमिर जी। मुनहमिर भाई बताएं बुक वैल्यू कितनी है? सेम 40 जी। आगे 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 बताएं, मल्टीप्लाई बाय 25%। और भाई 12/12 अगर आपको बहुत जोर से आया तो कर ले, वरना तो 12/12 का मतलब 1 नहीं है ना। ये ले भाई जी। जी भाई 100 भाई, बाकी सारी वही है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। रेट में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, इंशाल्लाह सही होगा इंशाल्लाह। बचेगा यार, ऐसे कैसे होगा। आगे आए जी भाई, आगे आए जी, बोलें जी। कितना? अच्छा ये है 2004, ये है भाई 4, डेप्रिसिएशन 5 की, 5 6 अब भैया 31 दिसंबर 2000 भाई कह रही हैं सेम नहीं आएगा, एंड ना कर गुडू जी। डेप्रिसिएशन यार आराम से आओ ना यार, एक तो लेट आ रहे हो दूसरा ऊपर से। अच्छा जी, कितना भाई? 12,500 कितना आया भाई पीछे? ये जो 3 महीने का आप करेंगे तो ये 3125 आके 0 आ जाएगा, सही है। ये जो रेट है ना, रेट इस ये क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया कि इसमें से रेट माइनस किया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया, हालांकि ये फॉर्मूला सही नहीं है। अगर आप अपनी काउंटिंग की किताब उठा के देखें, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट है उसमें। FAR 1 की IKF की किताब उठा के देखें, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी, पेपर में भी नहीं करनी जी। इस इधर मैं सही करवा देता हूं आपको भाई, वो बच्चे की ना वो रेट गलत निकला हुआ है ना असल में, ये रेट का मसला है, ये रेट का मसला है भाई। ये असल में डिजाइन ऐसे किया क्वेश्चन, ये अगली दफा इंशाल्लाह चेंज कर देंगे किताब में, ठीक है। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे, इस दफा करना था एंड पे आके, बस फिर वो जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा जी। मेरे मासूम दोस्तों, अगर आपको मैं तकलीफ दूं, मतलब इधर ऊपर आना है थोड़ा आपने, यार पेज नंबर बताना किधर लिखा हुआ है। 119
जी ये एक ही चैप्टर है भाई। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर चैप्टर में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये IS 16 सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, हर कहीं IS 16 नजर आएगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है ये। वो इंशाल्लाह साथ साथ गुफ्तगू करेंगे इस पे। जी जी इसी में ही है भाई। 119 पे आके ना आप लोगों ने क्या करना है, 119 पे आए और आके आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो लिखा है ना उसको, और माइनस रेजिडुअल वैल्यू को रेज करें और कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट कर दें। वन वन नाइन बताया भाई आपने? हाँ इधर आओ भाई, इधर आए, ये इधर लिखा है ना ओहो कुछ नहीं हुआ, ओहो ये कर लें कॉस्ट, और इधर ऊपर भी है कहीं, अच्छा भाई इधर ना जरा परसेंटेज कर लें। इधर क्या करें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का परसेंटेज में होगा। भाई आज आपने क्या करना है, आपने ये स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ के आना है, घर से रीड आउट करके आना है। 118 पेज पे है स्ट्रेट लाइन मेथड, आपने क्या करना है भैया, रीड आउट करना है। क्या करना है, रीड आउट करना है। अच्छा होमवर्क सर मैं इंशाल्लाह इधर ही हूं, नहीं जा रहा, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बात तो बताएं आप, हसान मुंह रखो, जमाइयां ले रहे हो। अच्छा भाई मुझे एक बात तो बताएं यार, पूछूंगा बता देंगे आप, जवाब तो नहीं दे देंगे? तो सर जवाब है हमारी तरफ से। अच्छा बात सुने जरा, इधर देखें भाई, हमारे पास ना एक एसेट है, इधर देखो गौर से, गौर से इधर इधर देखना इधर भाई। हमारे पास एक एसेट है, ये 50,000 का हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2008 पे। उसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन है इंशाल्लाह, घर जाके इसको देख सकते हो। घर जाके इसको नहीं देख सकेंगे ना मुझे, इसलिए इधर देख ले। 1 अप्रैल 2008 पे आपने एक एसेट परचेज किया गुड्डू, जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपया, जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000। ये हमने 2008 में किया ये परचेज, 2008 के एंड पे आए, ये अभी भी इतने का ही है, अगले साल के शुरू में भी इतने का ही है, अगले साल के स्टार्ट में यानी 1 जनवरी 2009 के शुरू में ये 50,000 का ही है। एग्री करते हैं आप लोग? डन। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं 1 जुलाई 2009 पे एक मजीद एसेट हमने खरीद लिया है और वो भी 50,000 रुपए का है, अच्छा वो इसमें तो ऐड होगा इस अकाउंट में, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे उसकी डेप्रिसिएशन बता दें कितनी है टोटल, तो क्या आप 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% फॉर एग्जांपल अगर रेट है वो करेंगे? यार इस तरह तो गलत नहीं होगा, इस तरह तो गलत नहीं होगा। नहीं नहीं देखिए ना, एक एसेट मेरे पास साल के शुरू में पड़ा था और साल के एंड पे भी पड़ा हुआ, यानी वो कितने महीने इस्तेमाल हुआ। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगी। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, एक एसेट मेरे पास 31 दिसंबर 2010 है ईयर एंड, सही है, और ईयर का स्टार्ट है 1 जनवरी 2010। एक एसेट भाई सुनना बात गौर से, बड़ी अहम बात है, एक एसेट हमारे पास इधर 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 था, इधर साल के शुरू में, और वो पूरा साल रहा, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए? 12 महीनों की ना। फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन का फॉर एग्जांपल रेट है
मल्टीप्लाई बाय, ये करने की जरूरत नहीं है। 12,000 सर, एक एसेट हमने खरीदा 1 जुलाई 10 पे। एक एसेट हमने कब खरीदा? मुझे बताएं ये कितना इस्तेमाल हुआ। और मैंने अभी लेक्चर पहले पार्ट में अर्ज की थी कि जो एसेट जितनी देर इस्तेमाल हुआ होगा ना, उसको डेप्रीशिएट भी उतना ही करना है। ये एसेट हमारे पास इधर आया और मैंने एज्यूम किया कि उसी दिन से इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया ना, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल भी था। जिस दिन एसेट आ गया हमारे पास, हम उसी दिन उसको इस्तेमाल भी कर सकते थे। मौस भाई, उस दिन हम उसको क्या कर सकते थे? इस्तेमाल भी अब्दुल्ला कर सकते थे ना। कोई पुलिस ने तो नहीं ना रोकना। तो भाई इस पे डेप्रीसिएशन कितने महीने की आएगी? इस पे भाई ये 6 महीने तो हमारे पास था ही नहीं, तो इस पे डेप्रीसिएशन इन 6 महीनों की आनी है। तो अब मुझे बताएं जरा, अब मुझे बताएं प्लीज, बताएं रेट उतना ही है? वेल डन, मल्टीप्लाई बाय, क्या बात है, पढ़े लिखे लोग जी। टोटल डेप्रीसिएशन बता दें। ओके, सही है? नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये वाला जो एसेट था ये साल के शुरू में पड़ा हुआ था, इसको मैं क्या यार, ये है तो सारा का सारा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये क्या है? लेकिन ये वो वाला एसेट है जो साल के शुरू में पड़ा था, नहीं? इसीलिए तो 12/12 लिखा है। इसको मैं कह सकता हूं ये साल के शुरू में एसेट पड़ा था, लिहाजा डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग का मतलब जो साल के शुरू में हमारे पास पहले से चले आ रही हैं, पिछले साल से चले आ रही हैं। नहीं 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 कह सकता हूं ना, तो मैं कह सकता हूं डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट। मैं कहूंगा ये जो डेप्रीसिएशन मैंने कैलकुलेट किया ना, ये वाली, ये मैंने उन एसेट की है। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो साल के शुरू में ही पहले ही मैंने ले लिया हो, दूसरी बात क्या हो सकती है, या फिर पिछले साल से चलता आ रहा है, पिछले साल का क्लोजिंग, हमारे साल का ओपनिंग, डेप्रीसिएशन 12 महीने की आएगी अरियान। ओके, दो ही बातें हो सकती हैं ना एडमिन भाई, सही है जी। इसको मैं कह सकता हूं डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। डेप्रीसिएशन ऑन, नहीं, इसको कह सकता हूं ये डीईपी का मतलब, भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एक दफा पता क्या हुआ, एक दफा पहले भी सुनाई थी, जो काउंटिंग के बच्चे पढ़ के आते हैं, मैंने लिखा इस तरह इंटरेस्ट इनकम, और 6 दफा बोला क्लास में कि ये इंटरेस्ट इनकम लिखा है। एक ऑनलाइन का स्टूडेंट उठा, ऐसे ऐसे अल्लाह ने फनकार पैदा किए हैं, उसने मुझे कहा सर जी इंटरनेशनल इनकम के बारे में थोड़ा बता दें मुझे। मैंने कहा यार ये काउंटिंग के अंदर इंटरनेशनल इनकम कहाँ से आई? मैंने कहा यार तो इकोनॉमिक्स का शायद सवाल हो सकता है। मैंने कहा यार ये तो, वो तो नेशनल है, खैर वो भी। अच्छा मैं कहूँ यार ये तो नहीं है। वो कहता नहीं सर आपने लेक्चर में लिखा है। मैं कहूँ यार ये नहीं ऐसे हो सकता। उसने 2 दिन मुझे खपाया, फिर मैंने उसे कहा भाई मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें आप। वो जब हम BRS पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट इनकम वगैरह ये वो चीज़ें, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा अल्लाह के वली ये इंटरनेशनल इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम है। तो भाई इस तरह आपने भी इसको DEP को कुछ और नहीं समझ लेना। इसका मतलब क्या है भैया? डेप्रीसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सही है, साथ साथ बता भी रहा हूं। अब भाई सुने, ये जो डेप्रीसिएशन है ये ओपनिंग एसेट्स पे नहीं हो सकती, ये ड्यूरिंग द ईयर एडिशन की है हमने। एडिशन का मतलब नया खरीदा है। क्या किया है? तो इधर लिख लूं डेप्रीसिएशन ऑन न्यू एसेट एक्वायर्ड लिख लें, लेकिन इसको हम ना एक लफ्ज बस लिख देते हैं। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं। इतना लंबा लिखने की बजाय आप लिख लें
अगर एक होगा एडिशन लिख दें, अगर 4 होंगी तो 2 होंगी, तो 1 से ज्यादा होंगी तो एडिशंस लिख दें। भाई बात समझे आप? नहीं जी बिल्कुल, हाँ फिर तो मस्ता नहीं ना होगा जी। भाई का सवाल है सर, अगर हमने पिछला एसेट जो था, हमारे पास ओपनिंग भी थे 50,000 के, और नया एसेट जो हमने खरीदा वो भी हमने सेम डेट पे खरीद लिया, यानी साल के शुरू में, भाई फिर तो मसला ही नहीं है ना। असल मसला तो फैक्टर की वजह से आता है, फिर तो वो भी 12/12 होगा, ये भी 12/12। हाँ परसेंट डिफरेंट हो फिर तो नहीं हो सकता ना, फिर तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओ वेरी एडवांस सवाल, ये तो वाह आगे जाके पढ़ेंगे भाई जी। नहीं 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 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, नोट कर लो, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इसी स्टैंडर्ड के अंदर है। अगले साल ये दोनों जी 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 बिल्कुल, अगले साल। यही तो जरा मैंने होमवर्क देना है आज आपको भाई, ये जरा क्वेश्चन आपने ट्राई करके आना है, थोड़ा सा हिम्मत कोशिश, फिर मैं खुद भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। इधर आए भाई, पेज नंबर है क्वेश्चन बुक का 265, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है भैया। इसमें देखिएगा जरा मेरे साथ, कहता बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी 2010 पे। कब स्टार्ट हुआ भैया? कहता जी फॉलोइंग डाटा आ रहा है आपके पास, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ बिजनेस। कहता पहले 2 सालों में, पहले 2 सालों का मैंने आपको डाटा दिया, एक ईयर एंड 2010 का। कहता 2010 के एंड पे आपके पास ये एसेट्स पड़े हुए हैं, और ईयर एंड 2000 दिसंबर 31 2011 के एंड पे कहता सिर्फ आपके पास एसेट 4 है। अब मुझे एक बात बताएं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2010 पे किया ना, तो स्टार्ट में तो 2010 के शुरू में तो कोई एसेट नहीं था, तो भाई ये एसेट हमने परचेज किया साल के पहले दिन, इस पे डेप्रिसिएशन आनी है पूरे साल की, इसमें आनी है 9/12, और सर जी पीछे कोई है ही नहीं एसेट, और इस पे डेप्रिसिएशन आनी है भैया 7/12। अगले साल पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये सारे एसेट्स आ रहे होंगे। अब ये सारे के सारे तीनों ओपनिंग बनेंगे, इस पे इन सारों पे 12/12 सॉरी इन सारों पे डेप्रिसिएशन 12 महीने की आएगी, और एडिशन पे कितने की आएगी? ये 2011 की एडिशन बनेगी। ये आपने हिम्मत करके आएंगे ये वाले क्वेश्चन में। आपने क्या करना है, आपने एक तो जनरल एंट्रीज कर ली है 2011 की, एक आप ये सेम एंट्रीज होनी है ना, एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 3 दफा, फिर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड, फिर आपने ये टी अकाउंट्स बनाना है, सही है, और वर्किंग तो बनेगी ही। एक सवाल दे रहा हूं बस, छोड़े एक दे रहा हूं, एक सवाल तो आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने एक्सट्रैक्ट बनवाए हैं, एक क्वेश्चन नंबर आपने 3 मैंने जो होमवर्क में कहा वो करना है, उसके भी एक्सट्रैक्ट। असल चैलेंज ये है आपका आज, ये चैलेंज है मेरी तरफ से, ठीक है, बाकी फिर कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक्सट्रैक्ट भी बनाने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।